तो राम राम सभी को भाई, क्या हाल चाल, सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो इस वीडियो में मैं हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा। आपको हिस्ट्री किस किस सोर्सेज से पढ़नी चाहिए, आपको कहां से क्या कुछ पढ़ना चाहिए, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा नोट्स मेकिंग के लिए, आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए। और आपको इन सोर्सेज से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना, आपको सोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड रखने हैं, और कहाँ से आपको क्या कुछ पढ़ना है उसके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल में बात करूँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में बांटा है। एक है जो स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, दूसरे होते हैं जो कोचिंग करते हैं। तो मैंने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से किसको कितना टाइम मिलता है, दोनों का शेड्यूल भी अलग होता है, उसके हिसाब से ही मैंने वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप न्यू एस्पिरेंट है तो आप सिलेबस ज़रूर पढ़िए एक बार खुद से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पूरी PDF आप एक बार खुद से पढ़िए। सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए होती है। आपको सिलेबस बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का तो आपको पता ही होगा, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इन सब को मैं कवर करूँगा। इनके लिए आपको कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। आर्ट एंड कल्चर को मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ, उसके लिए एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कोचिंग नहीं करते हैं, तो ये तो बेसिक ही है, सबको यही करना है कि 6 से 12 तक की क्लास की NCERT आपकी फाउंडेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देगी। वो आपको ज़रूर पढ़नी है। वो सेल्फ स्टडी वालों के लिए भी है, कोचिंग वालों के लिए भी, मैं आगे बताऊँगा। उसके बाद एंशिएंट से शुरू करते हैं। एंशिएंट के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है RS शर्मा, और मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा। और अगर आपको ये दोनों बुक नहीं करनी है, आपको कोई अल्टरनेट चाहिए, तो उसके लिए एक पूनम दलाल मैम की बुक जो एंशिएंट प्लस मेडिवल दोनों की कम्बिनेशन है। इसके लिए अलग अलग है ये दोनों बुक, ये कंबाइन है एक। आपकी मर्जी, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा या उसके अल्टरनेट में स्पेक्ट्रम। इन दोनों के मैं डिफरेंस बताऊँ तो बिपिन चंद्रा ये सर ने लिखी है जो बुक, ये एक स्टोरी टेलिंग टाइप से है, स्टोरी की फॉर्म में लिखी हुई है। लेकिन जो स्पेक्ट्रम है वो नोट्स की फॉर्म में लिखी हुई है। आप एक बार PDF चेक कर सकते हैं फ़ोन में, जो आपको सुटेबल लगे उसको आप परचेज़ करें और उसे ही पढ़ें, लेकिन दोनों ना करें, सिर्फ एक सोर्स को ही फॉलो करें। इसलिए मैंने एक अल्टरनेट भी दे दिया है। अगर आपको मार्केट में कोई एक बुक ना मिले तो आप दूसरी भी कर सकते हैं, दोनों अच्छी हैं। उसके बाद है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मैंने इसलिए लिखा है कि क्योंकि कुछ ना कुछ करंट में टॉपिक चलता ही रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लूँ तो अभी 30 जून को ही लास्ट एक न्यूज़ आई थी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ने न्योलिथिक एज की एक सेल्ट डिस्कवर किया है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट के पोथीनाथम एरिया में। ये मैंने एक एग्जांपल के उसमें बता दिया कि जैसे 30 जून की अभी लास्ट की न्यूज़ है, अगर हमें इसे लेटेस्ट भी एक तरह से मान ले तो, कि एक सेल्ट मिला है तमिलनाडु के धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट के पोथीनम एरिया में। इसलिए ऐसे कोई भी न्यूज़ आती रहेंगी, आप उसे भी अपने नोट्स में ऐड करते रहेंगे। इसलिए न्यूज़पेपर भी आपको साथ साथ फॉलो करना है कि कोई भी इससे रिलेटेड न्यूज़ आती है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में ये सब होने के बाद PYQs आपको डेली देखते रहने हैं। कम से कम आप 10 PYQs तो डेली देखिए, ताकि आपका उससे बेस स्ट्रॉन्ग बने और आपको ये आपकी थिंकिंग डेवलप हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन UPSC में पूछे जाते हैं, और उसी तरीके से आप भी फिर पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एक तो आप सिंपल पढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर आप PYQs को देखकर उसको ध्यान में रखकर पढ़ेंगे तो आपकी सोचने की और पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी खुद ही डिफरेंट हो जाएगी, आप खुद ही उसे फील करेंगे। और रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट देने हैं, रिवीजन करनी है और नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपको नॉर्मल नहीं बनाने जो आप सब्जेक्ट में या स्कूल में बनाते हैं, आपको टाइमलाइंस की फॉर्म में बनाने, स्पेशल हिस्ट्री के लिए। और ये कैसे बनाने हैं मैं लास्ट में बताऊंगा। अब मैं कोचिंग वालों के लिए बताऊं तो आपको भी 6 से 12th क्लास तक की NCERT तो करनी है, लेकिन कोचिंग वालों के लिए ये है कि उनकी क्लासेस भी रहती है, उनके पास सेल्फ स्टडी का टाइम कम रहता है, वो क्लासेस भी लगाते तो। और मोस्टली ये देखा जाता है कि क्लासेस में कोचिंग वाले NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स कवर करा देते हैं, लेकिन फिर भी कि आपके बैक ऑफ द माइंड में ये ना रहे कि सभी बच्चे NCERT पढ़ के जा रहे हैं लेकिन हमने नहीं पढ़ी, तो आप एक रीडिंग कर सकते हैं। वैसे कोचिंग्स वाले कवर करा देते हैं NCERT, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फैक्ट्स तो रह ही जाते हैं, तो आप जल्दी जल्दी एक रीडिंग तो कर सकते हैं। अगर 6th क्लास की भी देखी जाए तो काफ़ी पतली पतली बुक्स होती है, आप 2 ही 3 दिन में सारी कवर कर देंगे, और देखा जाए सिर्फ 1 महीने के अंदर आपकी सारी कवर हो जाएंगी। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा रिलाई करना है कोचिंग नोट्स पे। जो कोचिंग वाले आपको नोट्स बनवा रहे हैं वो सबसे बेस्ट है।
वो सारी स्टैंडर्ड बुक्स को लेके चलते हैं, करंट टॉपिक्स को भी, बेसिक्स को भी। आपको उसको बिल्कुल भी नहीं साइडलाइन करना है। कोचिंग नोट्स आपके फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन सेल्फ स्टडी वालों के लिए ये नहीं ऑप्शन है, इसलिए मैंने उन्हें स्टैंडर्ड बुक्स बताई हैं। आप इन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ के नोट्स बना सकते हैं। लेकिन कोचिंग वालों के लिए पहले से ही नोट्स की वो होती है ऑप्शन, तो कोचिंग वाले नोट्स को ये फॉलो करें अपना। उसके बाद न्यूज़पेपर, जो मैंने पहले ही बता दिया, उन्हें भी न्यूज़पेपर, अगर वो कुछ बच्चे होते हैं कि रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, वो मैगजीन से कवर करते, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक स्टोरी टाइप आपके माइंड में बन जाती है क्या न्यूज़ पूरे महीने रही है। उसके बाद आप मैगजीन पढ़ोगे तो आप काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। उसके बाद वही PYQ टेस्ट रिवीजन, इसको तो बिल्कुल भी आप साइडलाइन नहीं कर सकते। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा भाई, रिवीजन करनी ही पड़ेगी, वो भी रेगुलर बेसिस पे। नहीं तो इतना सारा सिलेबस है, इतने सब्जेक्ट है, आप एंड में आते आते सब भूल जाओगे। कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सारे सब्जेक्ट कर लोगे, लास्ट में रिवीजन करोगे, लास्ट में टेस्ट दोगे, तो नहीं चलेगा काम। आपको हर हफ्ते टेस्ट भी देना है, हर हफ्ते के एंड में रिवीजन करनी है, रेगुलर रिवीजन भी करनी है, नोट्स बनानी है टाइमलाइन की फॉर्म में। तो ये सारे सोर्सेज मैंने डिस्कस कर लिए। आपको इन सोर्सेज से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और अब कुछ टिप्स जो अब तक मैंने सीखी है, मैंने टॉपर्स वीडियो देखी है, टीचर्स ने जो बताई है, मैंने सीनियर से जो सीखा है, वो सब मैं बताता हूँ टिप्स जो मैंने अब तक सीखा है। तो टिप नंबर 1 भाई, लिमिट रिसोर्सेज। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से UPSC से कनेक्टेड है, मतलब आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, आपका पहले से ही एम है कि UPSC करनी है, तो आपको ये सब पॉइंट्स पता ही होंगे, बुक्स भी। लेकिन यही बुक्स, यही रिसोर्सेज पढ़ के ही लोग टॉप करते हैं, यही पढ़ना पड़ेगा, कुछ अलग नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट भाई, लिमिट रिसोर्सेज। आपने पहले भी कईयों के मुंह से सुना होगा, और अब मैं भी बोल ही रहा हूँ कि लिमिट रिसोर्सेज। भाई आपको रिसोर्सेज लिमिटेड रखने, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, आप लास्ट में आते आते नहीं कवर कर पाओगे। अगर आप एक ही सब्जेक्ट की 2-2, 3-3 स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे कि मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ, तो लास्ट में आते आते आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा। इसलिए आपको रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं और उसी की मल्टीपल रिविजन्स करनी है। नेक्स्ट पॉइंट वही है, लिमिटेड रिसोर्सेज रख के उसकी मल्टीपल रिविजन करनी है, जितनी आप कर सको, जितनी ज़्यादा। क्योंकि एट द एंड यही आपकी जीत का कारण बनेगा कि आपका लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं, कि आपने रिवीजन कितनी किया है। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आपने सिलेबस कितना कवर किया है, मैटर ये करता है कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे हो, आप उधर कितना लिख पा रहे हो, आपको कितना याद है। और वो याद आपको सिर्फ तभी रहेगा जब आपने मल्टीपल रिविजन्स की होगी। उस टाइम सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना पड़ेगा, जितनी फास्ट आप लिख सकते हो। रेगुलर टेस्ट्स, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देने हैं। अगर आप टेस्ट नहीं दे सकते, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी, तो आप कोई भी एक PYQ की बुक खरीद सकते हो लास्ट 10 ईयर्स की, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो, या किसी भी ऑनलाइन सोर्स पे रेफ़र कर सकते हो, आप गूगल से देख सकते हो। और आपको जब आपको एक सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज हो जाए, लगभग आपको 2-2.5 हफ्ते हो जाए उस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, कई सारे आपके टॉपिक्स कवर हो जाए, तो आप आंसर राइटिंग भी शुरू कर सकते हो। और प्री तो आपको साथ साथ आपका चलता ही रहेगा फैक्ट्स बेसिस पे। क्योंकि सिर्फ आप पढ़ते रहोगे, उससे कुछ नहीं पता चलेगा कि आप कितना आउटपुट दे पाओगे एग्ज़ाम में, उससे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप टेस्ट में बैठोगे तभी पता चलेगा कि आपको टेस्ट के टाइम पे कितना याद आ रहा है, कितना नहीं। और टेस्ट के टाइम पे आप अलग अलग टेक्निक्स आपको समझ आएंगी कि कैसे आपको कौन सा मेथड लगाना है, किस टाइम आपको किस क्वेश्चन पे रिस्क लेना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, वो आपको टेस्ट से ही पता चलेगा। इसलिए आपको वीकली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करनी है, टेस्ट देने हैं, अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, सोर्सेज से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना, उससे ज़्यादा नहीं करना है। एट द एंड आप नहीं कर पाओगे सारे सोर्सेज कवर। और लास्ट पॉइंट्स भाई, आपको जो नोट्स बनाने हैं वो पहली बारी में नहीं बनाने बिल्कुल भी, आपको 4th या 5th रिवीजन में बनाने। क्योंकि आपने ये भी पहले कई लोगों से सुना ही होगा, मैं भी बता ही रहा हूँ, क्योंकि यही बेसिक होता है, इसी को करके ही सब टॉप करते हैं भाई। यही सब पॉइंट्स होते हैं कि आपको नोट्स फर्स्ट रिवीजन में बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में आपको लगेगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है, मैं इसको भी मार्क कर लूँ, इसको भी नोट्स में डालूँ, तो आप एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ते पढ़ते एक और स्टैंडर्ड बुक बना दोगे। इससे अच्छा है कि आप 4th या 5th रिवीजन में नोट्स बनाएं। उस टाइम तक आप इतने कैपेबल हो चुके होंगे कि आपको पता चल जाएगा, और आप PYQs भी इतने कवर कर चुके होंगे, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ नोट्स में आने के लिए है, क्या चीज़ नहीं है। इसलिए आपको 4th या 5th रिवीजन में ही नोट्स बनाने हैं। और
स्पेशली ये वीडियो हिस्ट्री के लिए, तो मैं हिस्ट्री के बता देता हूँ। हिस्ट्री के नोट्स आपको टाइमलाइंस की फॉर्म में बनाने हैं। अब टाइमलाइंस क्या होती है, मैं उसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे ये एक एग्जांपल की तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10,000 BCE, 40,000, 1.4 लाख, 5 लाख। ये है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं टाइमलाइन आपको बना के दिखा रहा हूँ एज ए एग्जांपल। 6,000, 4,000, 1,500, 1,000, 500। एक तरह से अभी आपने तो ये टॉपिक पढ़ा नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको इस तरीके से बनाने हैं। सबसे पहले आप जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं आप एक लाइन बना ले, और उस टाइमलाइन में वो डेट्स, इसमें जैसे एंशिएंट हिस्ट्री तो BCE में सारा टाइम चलेगा, तो आप ये तो ऐसे लिखेंगे, और वो सब बाकी सब आप ईयर में लिखेंगे बाकी मॉडर्न जब पढ़ेंगे। तो जैसे 5 लाख से मैं लोअर पालियोलिथिक एज लिखूँगा 1.4, मिडल पालियोलिथिक एज, अपर पालियोलिथिक एज, इसके बाद मीजोलिथिक एज। इस टाइम एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो गया था 6,000 के बाद। इसके बाद न्यूलिथिक एज। ये आप आगे एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ आपको किस तरीके से टाइमलाइंस बनानी है। और 1000 के बाद आयरन भी डिस्कवर हो गया था, और यहाँ पे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन बना सकते हैं। इधर ऋग्वेद के बारे में भी हो गया था शुरू। यहाँ से सोसाइटीज़, ये जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं मैं लिख रहा हूँ कुछ मेन पॉइंट्स। महाजनपदाज, यहाँ से वैदिक लिटरेचर की शुरुआत हो गई थी। आपको हर जगह आपको एक बार टाइमलाइन बनाने के बाद कि उस जगह आप मोटी 1-2 पॉइंट्स लिख सकते हो। 1-2 पॉइंट्स लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा, पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। आप पूरा नोट्स में सब कुछ नहीं लिख सकते। आप सिर्फ टाइमलाइन बनाइए, उस ईयर के आगे कुछ 1-2 वर्ड्स लिखिए जिससे आपको पूरी स्टोरी याद आ जाए। और ये आपको 4th रिवीजन या 5th रिवीजन में करना है। शुरू में आपको सिंपल बेसिक आप टाइमलाइन पढ़ के याद कर सकते हैं, लेकिन मेन जो आपके लास्ट हैंड रिटन नोट्स होंगे आपको इसी फॉर्म में बनाने। इसके नीचे आप ऐसे एरो डाल के कोई भी 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर इसके नीचे इसका मैं एक एग्जांपल अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा कि मेरे कुछ टाइमलाइंस के नोट्स हैं। हैंड राइटिंग थोड़ी सी रफली होगी क्योंकि वो मैंने पढ़ते टाइम बनाए थे। आप उनको देख के भी सीख सकते हैं कि किस टाइप से बनाने हैं। तो हिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ यही पैटर्न फॉलो करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं। थैंक्स।